हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो सेकेंड ग्रेड का पेपर था उसमें जो फर्स्ट पेपर था वो तो क्या हो गया आपका रद्द हो गया क्योंकि वो पेपर आउट हो चुका था। लगभग कंप्लीट पेपर है वो ऐसा का ऐसा व्हाट्सएप पे आ गया था, इस कारण उसको आरपीसी के द्वारा रद्द कर दिया गया। आरपीएससी के द्वारा रद्द कर दिया गया। और जो हमारा सब्जेक्ट का पेपर था बायोलॉजी का, वो पेपर है, देखो उसमें बायोलॉजी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी थी और आसान भी थी। बहुत ही अच्छा पेपर बनाया था आरपीसी के द्वारा। और मैंने भी जो आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करवाए थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है वो पढ़े हैं। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन है, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं ये आपको बता दूंगा। और आपकी 11th क्लास और 12th क्लास की आरबीसी की बुक हैं उनसे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे उसके ऑप्शन भी चेंज नहीं किए हैं, वैसे के वैसे क्वेश्चन इसमें आए। तो इसीलिए तो कहते हैं सभी कि एनसीईआरटी की बुक हमें पढ़नी चाहिए, उससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा एनसीईआरटी की बुक। तो देखो बिना देरी करते हुए छोटा सा वीडियो है, इसके अंतर्गत मैं जो आज का बायोलॉजी का जो पोर्शन है आपके पेपर के अंतर्गत साइंस में, वो बायोलॉजी वाला पोर्शन मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग 1990 में एक 4 वर्षीय बच्चे में किसकी कमी को दूर करने के लिए किया गया था। ये क्वेश्चन मुझे मिला नहीं है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में कमेंट बॉक्स में या फिर आपको वैसे शेयर कर दूंगा इमेज के द्वारा। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। टमाटर, बैंगन और आलू ये क्या है, एंजियोस्पर्म है और ये आवर्त बीजों के किस कुल में आते हैं। टमाटर, बैंगन और आलू आवर्त बीज का कौन सा कुल है जिसमें ये शामिल किए जाते हैं। तो ये जो सोलेनेसी कुल है, इसमें देखो मालवेसी दे रखा है, लिलियेसी है, ब्रेसिकेसी है। तो जो सोलेनेसी कुल है इसके अंतर्गत आते हैं ये तीनों ही। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वैसे बनाने में तो ऊपर से उठाया गया क्वेश्चन था ये। इसके बाद में जो देखो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बहुत बार आया है और अब की बार भी आ गया है। जो पुष्पक्रम वाला टॉपिक था मैंने करवाया था आपको, पुष्पक्रम वाला टॉपिक, ये क्वेश्चन भी ऐसा कैसा करवाया था, ये आपके नीट में पहले पूछा जा चुका है और ऐसा कैसा क्वेश्चन ही मैंने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमित, बस यहाँ पे मार खा गए बहुत सारे लोग। ये अपरिमित या इनडिटर्मिनेट क्या होता है, इसी में गड़बड़ हो गई बहुत सारे बच्चों का, इसी कारण से क्या हो गया ये क्वेश्चन गलत हो गया। अपरिमित प्रकार का पुष्पक्रम नहीं है ये पूछा यहाँ पर। तो इसमें पुष्पक्रम से संबंधित देखो पेनिकल, हेलिकोइड, रेसिम और स्पाइक। देखो पेनिकल, रेसिम और जो हेलिकोइड है, पेनिकल, रेसिम और हेलिकोइड और स्पाइक, ये देखो चारों ही पुष्पक्रम के प्रकार हैं। एक यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो हेलिकोइड है ये क्या आपका इन सभी से अलग है, ये किस प्रकार का है, ये ससीमाक्सी प्रकार का है, ससीमाक्सी प्रकार का पुष्पक्रम है। जबकि अन्य ये सभी हैं ये असीमाक्सी प्रकार के पुष्पक्रम है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका सही होगा वो हेलिकोइड वाला होगा, ये ध्यान में रखना। वर्षचिक और हेलिकोइड दो प्रकार के होते हैं, सॉरी स्कॉर्पियोड और हेलिकोइड। ये स्कॉर्पियोड और हेलिकोइड में ही आता है। हेलिकोइड जिसे हम वर्षचिक कहते हैं, ससीमाक्सी प्रकार का पुष्पक्रम होता है ये। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हेलिकोइड। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। जीवाणु जीवाणु कोशिका में, जीवाणु कोशिका में बाह्य गुणसूत्रीय इकाई के रूप में पाया जाने वाला स्वप्रतिकृत वर्तीय द्विरज्जु की डीएनए अणु को, डीएनए अणु क्या कहलाता है। देखो जब हम बैक्टीरिया की संरचना देखते हैं, बैक्टीरिया में एक तो मुख्य क्रोमोसोम्स होता है और एक होता है आपका, हाँ, एक तो मुख्य क्रोमोसोम्स होता है और एक इसके अलावा एक क्रोमोसोम्स और होता है जो कि डबल हेलिक्स होता है, और जो क्या करता है हमारा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इन सभी में काम में लिया जाता है। तो ये देखो इसमें जीवाणु कोशिका में बाह्य गुणसूत्रीय इकाई के रूप में पाए जाने वाला स्वप्रतिकृत जिसमें रेप्लिकेशन की क्षमता हो वर्तीय द्विरज्जु की जो डीएनए अणु है उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये प्लाज्मिड, इसका आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं यहीं पे नेक्स्ट जो हमारे बायोलॉजी का यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला देखो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 का देखो यहाँ पे,
सिस्टिक फाइब्रोसिस तथा फिनाइल कीटोन्यूरिया जैसी बीमारियां निम्न में से किससे संबंधित है। देखो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस तो इतना पूछा नहीं गया, लेकिन फिनाइल कीटोन्यूरिया ये मैंने आपको बहुत बार करवाया है। ये फिनाइल कीटोन्यूरिया है, ये बीमारी निम्न में से किससे संबंधित है। देखो जो लिंग संलग्न है इससे तो नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, ये आगे वंशागत नहीं होता। सामान्यतः हम बात करें तो वंशागत नहीं होता है। ये प्रभावी जीन भी नहीं है, मेडिफायर जीन भी नहीं, ये एलिंग सूत्री प्रभावी जीन होता है। एलिंग सूत्री प्रभावी जीन होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, एलिंग सूत्री प्रभावी जीन। फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिस्टिक जो फाइब्रोसिस है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ये आरपीसी के द्वारा दिया गया है। इसके बाद में देखो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, ये देखो क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और कई बार ये जो आपका ब्लड वाला टॉपिक है उससे पूछा गया क्वेश्चन है। ब्लड वाले टॉपिक से श्वेत रुधिर कणिकाओं के लिए कौन सा कथन सही है, इनमें से सही कौन सा। देखो न्यूट्रोफिल की संख्या श्वेत रुधिर कणिकाओं में अधिकतम होती है, तो ये सही है। जो न्यूट्रोफिल होती है, न्यूट्रोफिल कोशिका, इनकी संख्या WBC में सबसे अधिक होती है। इसके बाद में देखो न्यूट्रोफिल हेपेरिन का स्रावन करता है, ये गलत हो जाए, क्योंकि हेपेरिन का स्रावन है ये आपकी यकृत ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा किया जाता है। और हेपेरिन क्या करता है, बहुत बार मैंने बताया आपको हेपेरिन के बारे में कि यकृत के द्वारा स्रावित होता है। ये ब्लड के अंदर हम बात करें तो जो ब्लड होता है उसमें ब्लड के क्लोट जमने को, जो ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है उसको क्लोट जमने को रोकता है, यानी ब्लड वेसल्स में ब्लड को जमने से रोकने का कार्य करता है हिपेरिन। केंद्रक पाया जाता है, देखो अलग अलग प्रकार से केंद्रक पाए जाते हैं, और इनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सेकंड होगा, न्यूट्रोफिल हिपेरिन का स्रावन करते हैं, ये गलत हो जाएगा, इसका सही नहीं है, ये पूछा ना इसमें, ये गलत हो जाएगा, और ये तीनों ही आपके सही हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका प्रचुरोध भवन तथा प्रचुरोध भवन एवं वृद्धि कारक नहीं है। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत खोजा है, ये मेरे को मिला नहीं है, तो इसका आंसर भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो ये सभी जो यहाँ पर देखो प्लेटलेट से प्राप्त वृद्धि कारक है, एरिथ्रोपोइटिन है, इंटरल्यूकिन 3 है, इंटरल्यूकिन 2 है, ये सभी आपकी वृद्धि से संबंधित है। इसी कारण इस क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर हम नहीं करेंगे, बाद में कभी बता देंगे। इसके बाद में देखो ये क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर 19 का क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमनिया पेरेग्रा में कवच का घूर्णन प्रभावित होता है, यानी कि लिमनिया पेरेग्रा जो प्लांट्स है इसमें कवच का घूर्णन है, ये किसके कारण घूर्णन है, किसके कारण प्रभावित होता है। ये वाटर स्नेल होता है लिमनिया पेरेग्रा, और इसमें जो मात्रक जीन होते हैं उनकी द्वारा ये जो कवच होता है, ये घूर्णन, कवच का घूर्णन होता है, ये प्रभावित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, मात्रक जीन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो दो मोनोसेकेराइड इकाइयों के मध्य पॉलीसेकेराइड बनाने के लिए उपस्थित बंध कौन सा होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सभी को आता होगा, और ये आपका जो बायोमोलिक्यूल्स है उससे पूछा गया क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल्स वाले से, जैव अणुओं से। तो इसमें देखो पेप्टाइड बंध ये तो प्रोटीन में होता है, वांडरवाल्स सेल्स ये गैस में पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध ये आपकी डीएनए आरएनए में मिल जाए, लेकिन ग्लाइकोसाइडिक जो बंध होता है इसमें 2 पॉलीसेकेराइड है, ये जुड़ करके क्या करती हैं आप, 2 मोनोसेकेराइड जुड़ करके पॉलीसेकेराइड का निर्माण करती है। तो इसमें कौन सा बंध हो जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा बीज अंकुरण का संदमक होता है, बीज अंकुरण का संदमक होता है। अब देखो यहाँ पर हम बात करें, देखो जो AB होता है एब्सिसिक एसिड, ये तो बीज अंकुरण का संदमक करता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर कुमेरिन, GA3 गिब्रेलिक एसिड है, और काइनेटिन है, ये देखो तीनों ही इसमें आपकी मुख्य रूप से बात करें तो ये वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन 6 बेंजिल एमिनोप्यूरिन होता है, ये हम इन ऑप्शंस के अनुसार बात करें तो बीज अंकुरण का संदमक करता है। देखो वैसे इस क्वेश्चन में बात करें तो AB होता तो ये राइट होता, क्योंकि AB क्या करता है, बीज अंकुरण का संदमन करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, परिपक्व उत्तक के मध्य पाए जाने वाले विभजोतक का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने कई बार आपको ये क्वेश्चन बताया है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये ऊपर से ही पूछा गया, आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से पूछा गया क्वेश्चन है। ये प्लांट टिश्यू है, ये मैंने आपको बहुत बार करवाया है। इसमें देखो मूल शीर्ष विभजोतक, एपिकल मेरिस्टेम, अंतर्वेशी विभजोतक, इंटरकैलरी मेरिस्टोम, प्रो शीर्ष विभजोतक और कागजन और फेलेजन। तो यहाँ पर देखो जो अंतर्वेशी विभजोतक होता है ये क्या करता है, अंतर्वेशी विभजोतक यही करता है जो परिपक्व उत्तक के मध्य पाया जाने वाला विभजोतक होता है, परिपक्व उत्तक के मध्य। इसके बाद में देखो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सबको आता होगा ये क्वेश्चन। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय, वरक, यकृत, अमाशय, तो यकृत हो जाएगा। इसमें जो लीवर होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है।
इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया वो है नीटम। ये बहुत ही लेवल का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। लेवल के अनुसार हम बात करें तो जो नीटम होता है उसमें मादा युग्मकोद्भिद का विकास, फीमेल गेमेटोफाइट का विकास है वो किस प्रकार से होता है। त्रिबीजाणुक, चतुष्क बीजाणुक, एक बीजाणुक, द्विबीजाणुक। तो ये एक बीजाणुक होगा, मोनोस्पोरिक प्रकार का होगा। नीटम में मादा युग्मकोद्भिद का विकास है वो मोनोस्पोरिक प्रकार का होगा, एक बीजाणुक प्रकार का होगा। इसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 25 नंबर का, एंजाइम की तरह कार्य करने वाला न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड है और वह एंजाइम की तरह कार्य करता है, एंजाइम की तरह कार्य करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे राइबोजाइम कहते हैं। यदि कोई न्यूक्लिक एसिड है वो एंजाइम की तरह कार्य करे तो उसे राइबोजाइम कहा जाता है। इसके बाद में देखो यहाँ पर बायोलॉजी वाले पोर्शन में हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपके जो कोडेट्स का एनिमल किंगडम है उससे पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एवीज का लाक्षणिक गुण नहीं है। एवीज के जो गुण है यानी बर्ड्स वाले जो बात करें तो जिसमें बर्ड्स आती हैं, पक्षी आते हैं, उनमें कौन सा है जो गुण नहीं पाया जाता। देखो बड़ी आंखें जिनमें दृढ़ पट्टिका और पेक्टेन पाए जाते हैं, इसी कारण से तो उनकी तीखी नजर होती है, तीखी आंखें होती हैं। ये भी सही है आपका, बाह्य कंकाल अधिचर्मी व श्रृंगी होता है, ये गलत हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। विषमगर्ती का शेरुक होता है, ये सही है। वरक निवाय का तंत्र पूर्ण विकसित होता है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट होगा 31 नंबर के क्वेश्चन में, जो कि एविज वर्ग का लाक्षणिक गुण नहीं है। इसके बाद में देखो यहाँ पर ये 34 का क्वेश्चन देखते हैं, वाहक प्रोटीन द्वारा झिल्ली के आर पार अणुओं का दूसरे अणुओं से स्वतंत्र रूप से सहवन कहलाता है। यानी कि कैरियर प्रोटीन काम में आ रही है और जो कुछ अणु जो होते हैं ये झिल्ली के आर पार जा रहे हैं दूसरे अणुओं से स्वतंत्र रूप से, तो ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, तो ये सिम्पोर्ट हो जाएगी, सिम्पोर्ट। ये भी इजी क्वेश्चन था, इतना ज्यादा टफ नहीं था। इसके बाद में देखो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके इवोल्यूशन वाले टॉपिक से पूछा गया। देखो इवोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो बहुत ही हार्ड लगता है, लेकिन क्वेश्चन देखो कितना सा इजी आया है। लेमार्क के द्वारा प्रतिपादित उद्ध विकास का सिद्धांत कहलाता है। लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सीधा ही पूछ लिया, तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। और ये जो जिराफ का जो प्रयोग किया था इन्होंने जिराफ के ऊपर, वो याद रखना, आपको जिराफ याद आ गया तो समझ लो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी याद आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आसानी से आप सभी ने कर दिया होगा। इसके बाद में देखो यहाँ पर हम बायोलॉजी पोर्शन के अंतर्गत क्वेश्चन की बात करें तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला था, क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको दिक्कत दे सकते थे, और उसी के अनुसार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक बार। ये क्वेश्चन देखो कई बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ग्राम धनात्मक ग्राही जीवाणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है। देखो जो ग्राम धनात्मक है इनकी भित्ति में टेकोइक अम्ल पाया जाता है, ये सही है। कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, ये भी सही है। तो इनकी भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकोन, देखो जितने भी जीवाणु उन सभी में पाया जाता है पेप्टिडोग्लाइकोन, तो सभी में पाया जाता है। कोशिका आवरण ये 3 परतों का बनाता है, ये भी सही, लेकिन कोशिका भित्ति 20 से 80 नैनोमीटर मोटाई की होती है, ये गलत हो जाएगा इसमें से। इसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था, ये लेवल का क्वेश्चन था, आपकी टफ वैसे मान सकते हैं क्योंकि इतना डिटेल से हम नहीं जाते हैं। और आपकी जो सामान्यतः हम बात करें जो बीएससी फर्स्ट ईयर जो है जिसमें आपकी अलग से बुक चलती है एम्ब्रियोलॉजी, उसी से पूछा गया क्वेश्चन है ये। नियति मानचित्र, फैट मैप, नियति मानचित्र को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिरंजक काम में लेते हैं, स्टेन काम में लेते हैं। सेफ्रेनिन, हिमेटोक्सिलिन, एसिटोकार्मिन और न्यूट्रल रेड, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, न्यूट्रल रेड काम में लेते हैं। असेवनीय बीज एवं जटिल उत्तकीय संरचना रहित युग्मकोद्भिद पादप जिनमें पीडी एकांतरण पाया जाता है। देखो असेवनीय जिसमें वेस्कुलर बंडल एब्सेंट हो, जटिल उत्तकीय संरचना हो और यहाँ पर असेवनीय उत्तक हो, बीज नहीं बनता हो जिसमें जटिल उत्तकीय संरचना नहीं बनती हो, युग्मकोद्भिद पादप, मुख्य पादप युग्मकोद्भिद हो और जिनमें पीडी एकांतरण पाया जाता हो, तो इनमें से कौन सा है। तो इनमें देखो जो ब्रायोफाइट्स होता है उनमें ये लक्षण देखने को मिलता है, ब्रायोफाइट्स। तो देखो यहाँ पर जो मशरूम है ये तो कवक, इसमें तो होता है, सवाल है ये तो सामान्यतः हम बात करें तो इसमें पीडी एकांतरण नहीं देखने को मिलता। फरन है ये टेरिडोफाइट में आ जाता है, तो ये इसमें होता है। लेकिन जो मोसेज होती हैं इनमें पीडी एकांतरण भी पाया जाता है। असेवनीय बीज एवं जटिल उत्तकीय संरचना रहित पादप होते हैं ये, तो इस क्वेश्चन का आंसर मोसेज हो जाएगा,
फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने ऐसा का ऐसा आपको करवाया, रेड डाटा बुक है किसके द्वारा प्रकाशित होते हैं, जो मैंने 3.5 घंटों की क्लास ली थी आपकी 2 दिन पहले, तो उस क्लास में ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से करवाया कि रेड डाटा बुक है किसके द्वारा प्रकाशित होती है। तो देखो IUCN द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसी के द्वारा ये क्या होती है, रेड डाटा बुक प्रकाशित होती है, जिसमें जो एंडेमिक स्पीसीज होती हैं उनकी डिटेल इसमें मिलती है। बहुत इजी क्वेश्चन था और आसानी से आपने कर दिया होगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था पहले। लाल सवाल में संचित भोज्य पदार्थ होता है, लाल सवाल में ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है। लाल सवाल में संचित भोज्य पदार्थ होता है, तो इसमें फ्लोरिडीन स्टार्च जो होता है ये लाल सवाल में पाया जाने वाला संचित भोजन होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 57, ये लेवल का क्वेश्चन था, दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन था और बहुत ही टफ भी था क्योंकि लैंग्वेज इसी प्रकार की थी इसकी। वायरस प्रविष्ट के द्वारा अनुलेखन कारक का निष्क्रियकरण जो एक स्थायी प्रकार की कोशिका को दूसरे प्रकार में परिवर्तित कर सकता है कहलाता है। तो ये देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ट्रांस डिफरेंशिएशन जो होता है इसी के अंतर ये देखने को मिलता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 58, ये आपके जो ब्लड क्लोटिंग वाला है उसमें से पूछा गया क्वेश्चन है कि क्रिसमस कारक जाना जाता है, क्रिसमस कारक का उपनाम या कौन से को क्रिसमस कारक हम कहते हैं, तो जो 9 नंबर का कारक होता है उसे हम क्रिसमस कारक कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 59, डीएनए मानचित्र जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर विदलित करने के पश्चात विदलन बिंदुओं की अवस्थिति को पहचान कर बनाया जाता है। यानी कि डीएनए मानचित्र बनाते हैं जिसमें डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर विदलित यानी कटिंग करते हैं और उसके बाद विदलित बिंदुओं की अवस्थिति को पहचान कर बनाया जाता है डीएनए मानचित्र, और ये क्या कहलाता है, रेस्ट्रिक्शन मानचित्र कहलाता है, रेस्ट्रिक्शन मैपिंग कहलाता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था वैसे तो, लेकिन अगर अच्छे से आपने अगर डीएनए के बारे में पढ़ा तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, लेकिन लेवल का था, ये कईयों को चक्कर में डाल दिया था। अब देखो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से अस्थिल मछलियों का लक्षण नहीं है। अस्थिल मछलियां और जो आपकी कार्टिलेज फिशेज हैं और ऑस्टियोकथीज फिशेज, इन दोनों में आपको पता हो, दोनों के बारे में जानकारी हो तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। देखो जब हम कार्टिलेज पढ़ते हैं, कार्टिलेज फिशेज पढ़ते हैं जिसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं, इसमें देखो बात करें तो जो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, प्लेकोइड स्केल्स है, ये कार्टिलेज फिशेज में पाए जाते हैं। ऑस्टियोकथीज में जो आपकी प्लेकोइड स्केल्स होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं। प्लेकोइड स्केल्स सल्क जो होते हैं, प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं आपकी जितनी भी कार्टिलेज फिशेज होती हैं उनमें, कार्टिलेज फिशेज में पाए जाते हैं। और अस्थिल मछलियां जो ऑस्टियोकथीज के अंदर जो मछलियां आती है, बोनी फिशेज जिसे हम कहते हैं, उनमें ये प्रेजेंट होती हैं। सभी प्रकार के जल में पाई जाती है, ठीक है। वायु आज से एयर सेक्स उपस्थित होते हैं, अंड परजक, अंड जरायुज और जरायुज ये सभी प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा देख कंफर्म कर देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है दोनों में कंफ्यूज हो जाने से हमें, हाँ सही है। देखो प्लेकोइड स्केल ये आपके जो ऊपर वाली जो फिशेज है, मैंने बताया आपको कार्टिलेज जो होती है इसमें प्लेकोइड स्केल पाए जाते हैं और इसमें नहीं पाए जाते, अस्थिल मछलियों में, ऑस्टियोकथीज में नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद में देखो हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आगे आता है फिर ये वाला 66 का, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रतिवाष्पोत्सर्जक एंटी ट्रांसपेरेंट का एक उदाहरण है, इनमें से कौन सा है जो प्रतिवाष्पोत्सर्जक है, डाइमेथिल सिलिकॉन, फेनिल मर्क्यूरिक क्लोराइड, एब्सिसिक एसिड और पॉलीएथिलीन। तो ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड होता है ये प्रतिवाष्पोत्सर्जक होता है। ये मैंने आपको क्वेश्चन कई बार करवाया है कि इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से तो नहीं करवाया, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने आप में दिया था आपकी जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज थी उसमें, कि इनमें से कौन सा हार्मोन होता है जो स्टोमेटा के बंद होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टोमेटा बंद होंगे मतलब वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा, तो स्टोमेटा से ही तो होता है वाष्पोत्सर्जन। तो ये भी हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखो यहाँ पर पूछा गया कि त्वचा की वर्णकता में कौन सी धातु के एंजाइम, त्वचा की वर्णकता में कौन सी धातु के एंजाइम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर देखो जो त्वचा से संबंधित पूछे तो आपका कैल्शियम आयन ही होगा, क्योंकि ये आपकी विटामिन डी की अवशोषण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो विटामिन कैल्शियम ही हो जाएगा इसका आंसर।
निम्नलिखित में से किसमें कैल्शियम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है? देखो हम सभी जानते हैं ब्लड खून का थक्का जमने में सहायक होता है कैल्शियम आयन। खून का थक्का जमना में ब्लड वाले इस पार्ट से आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये देखो ये क्वेश्चन देखो, इसका आंसर आपको इसके पेपर में ही छुपा हुआ है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर शहतूत का रेशम कीट, मूंगा रेशम, एरी रेशम, ओक रेशम कीट, यहाँ पर इनके नाम दे रखे हैं जो जिनसे ये रेशम प्राप्त होते हैं। फ्लोसामिया रिशिनी, एंथेरिया पेरिनी, बोम्बिक्स मोराई और एंथेरिया एसामेंसिस। देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको साथ में करवाने वाला हूँ। एक ही देखो ये यहाँ पर बोम्बिक्स मोराई, ये तो हम जानते हैं कि शहतूत का रेशम कीट होता है बोम्बिक्स मोराई। तो फर्स्ट में 3 नंबर किस में आ रहा है? एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें पता नहीं है कि एरी रेशम कीट या मूंगा रेशम कीट कौन सी से प्राप्त होता है, तो हम क्या करते हैं, एक आगे और क्वेश्चन आया उसको देख लेते हैं, वहीं से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर कितने का है ये देखो क्वेश्चन नंबर 83 का देखो यहाँ पर, एरी सिल्क, मेगट चिकित्सा, लाख और कैंथ्रीडिन। तो जो लाख का है ये हमें पता कि केरिया लेका से प्राप्त होती है। लाख किससे प्राप्त होती है? केरिया लेका से। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन जो थर्ड है, सी में सेकंड किस में दे रखा है? सी में सेकंड इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें सी में सेकंड दे रखा है, इसमें दे रखा है। अब सी में सेकंड दे रखा है, इसमें देखो एरी सिल्क नाम दे रखा है, और उसमें हमने जो बैक्टीरिया जिसके आपके जिनसे ये आपका प्राप्त होता है सिल्क, उनके नाम दे रखे थे उसमें, तो उसमें ये वाला नाम आपको उसमें मिल जाएगा, सामिया, सिंथिया, रिशिनी। इसके अलावा इसमें एरी सिल्क के अलावा किसी भी मूंगा सिल्क कोई भी नाम नहीं दे रखा है। तो एरी सिल्क का ये किससे मैच खा जाएगा? सामिया, सिंथिया। और इसका मैं क्या किस कारण से ये बता रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था इस कारण ये आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो एरी सिल्क दे रखा है, और ये वाला देखो सामिया रिशिनी, ये उसमें भी नाम दे रखा है, इसमें एरी सिल्क दे रखा, तो ये इससे मिला देंगे हम। तो देखो पेपर में आपका आंसर अगर अच्छे से पढ़ा तो पेपर में आपका आंसर मिल गया यहाँ पर। तो सी में हम क्या करते हैं, फर्स्ट को मिला देते हैं सी में, और सी में फर्स्ट किस में दे रखा है? अब देखो यहाँ पर सी में फर्स्ट एक मात्र इसमें है, और इसी से आपका आंसर निकल गया। पेपर को अच्छे से पता अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर आसानी से निकल गया। देखो शहतूत का रेशम कीट थर्ड, बोम्बिक्स मोराई, मूंगा रेशम कीट यहाँ पर देखो फोर्थ वाला हो जाएगा, इसमें फोर्थ वाला एंथेरिया एसामेंसिस, और एरी रेशम कीट ये मैंने आपको बता दिया, फ्लोसामिया रिशिनी, और ओक रेशम कीट ये हो जाएगा एंथेरिया पेरिनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर 74 का, जीन विनिमय की आवृत्ति निर्भर करती है। आवृत्ति देखो जीन विनिमय की मुख्य रूप से हम बात करें तो बीच की जो दूरी होती है उस पर निर्भर करती है, लेकिन यहाँ पर देखो जीन की संख्या दे रखी है, जीनों के बीच की दूरी है, जीन की लंबाई दे रखी है। तो मुख्य रूप से तो आंसर बात करें तो सेकंड होगा, लेकिन यहाँ पर उपरोक्त सभी भी हो सकता है क्योंकि जीन की संख्या भी प्रभावित करती है आवृत्ति को। सेकंड आता है फिर 75 का, देखो यहाँ पर 2 प्रजातियों के मध्य अनोनी क्रिया जो एक प्रजाति के लिए हितकारी है तथा दूसरी प्रजाति के लिए न हितकारी है और न ही अहितकारी है। यानी कि साथ साथ में 2 प्रजाति रहती हैं, उसमें एक को तो लाभ हो रहा है और दूसरे को ना तो लाभ हो रहा ना ही हानि हो रही है। तो यहाँ पर ये किस प्रकार की क्रिया हो जाएगी? तो यहाँ पर देखो ये सहभोजिता हो जाएगी, कॉमन सेलिज्म जिसे हम कहते हैं, सहभोजिता। परजीवी में तो क्या होता है, एक को नुकसान होता है, एक को ही लाभ होता है इसमें। परभक्षिता में दूसरे को पूर्ण रूप से खा लिया जाता है। सह-उपकारिता में दोनों को लाभ होता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा 75 में। अब देखो 76 का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सीधा ऊपर से ही पूछ लिया आपकी रेप्टिलिया वाला जो सरीसृप है उसके जो वर्ग है उससे सीधा ये ऊपर से ही उठा लिया क्वेश्चन कि वर्ग रेप्टिलिया का वर्गीकरण आधारित है स्वभाव एवं आवास पर, बाई कंकाल के प्रकार पर, हृदय की संरचना पर, क्रोटी के जो टेम्पोरल छिद्र हैं, कुछ छिद्रों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्रोटी की जो टेम्पोरल छिद्र है उसी के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया रेप्टिलिया का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा ग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं, रक्त तथा अंतराली द्रवों में प्रमुख रूप से उपस्थित रहता है? यानी कि रक्त में भी पाया जाता है और अंतराली द्रव जो होते हैं ऊतकों के बीच में द्रव पाया जाता है उसमें भी पाया जाता है। और मुख्य रूप से यहाँ पर बात करूँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि प्लेसेंटा को पार करने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है, ये यहाँ पर पूछा। तो ये IgA हो जाए, IgG हो जाएगा, इम्यूनोग्लोबिन G हो जाएगा, इम्यूनोग्लोबिन G। तो ऑप्शन में इसका सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। 78 का देखते हैं, देखो ये अंतस्थ त्वचा एंडोडर्मिस जिसे हम कहते हैं, एंडोडर्मिस की
कोशिकाओं की कौन सी विशेषता है उनके माध्यम से होने वाले जल परिवहन को बाधित करती है। यानी एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें कुछ कोशिकाएं फूल जाती है और उनमें कुछ पट्टियां पाई जाती है जो कि क्या होती हैं, वाटर के लिए क्या होती है, इनप्रेमेबल होती है, उसको आगे नहीं जाने देती है। तो ये होती है केस्पेरियन पट्टी की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 78 का केस्पेरियन पट्टी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेवल का अंदर से पूछा गया था। ये देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपके पाचन विटामिन वाले टॉपिक से पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से पर्णाशी रक्ताल्पता होती है। देखो ये पढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन में हो जाएगा। इंग्लिश वाला देखो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। पर्निसिस एनीमिया किसकी कमी से होता है। देखो एस्कॉर्बिक एसिड से तो स्कर्वी रोग होता है, यानी विटामिन सी का नाम है ये। पायरोडॉक्सिन B6 होता है। रेटिनॉल विटामिन ए होता है जिससे रतौंधी रोग होता है। लेकिन जो साइनोकोबालेमाइन होता है C12, इसकी कमी से होता है आपका पर्निसियस एनीमिया। ये ध्यान में रखना है। तो इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 81। ये क्वेश्चन मैंने आपको परसों रात को ही करवाया था, जब नाइट को जो 3.5 घंटे की आपकी मैराथन क्लास हुई थी उसमें। प्रकाश संश्लेषण में अभिक्रिया केंद्र का निर्माण केवल जेंथोफिल से होता है। ये केवल आ गया तो ये गलत हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अवशोषण हार्वेस्टिंग को एंटीना कहते हैं। ये देखो सही है। PS सेकंड का अभिक्रिया केंद्र P700, ये गलत हो जाएगा। PS सेकंड का कौन सा होता है, PS सेकंड का होता है P680 होता है, और PS फर्स्ट का होता है 700। PS फर्स्ट का 700 होता है और PS सेकंड का P680 होता है। यहाँ पे कंफ्यूज होगा। ये दोनों ही मैंने आपको अच्छे से बताया कि यहाँ से बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। ये मैंने आपको डिटेल से यहाँ पे वहाँ पे समझाया था जो मैराथन क्लास हुई थी उसमें। तो ये देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका उस मैराथन क्लास से पढ़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड हो जाएगा राइट, क्योंकि जो प्रकाश अवशोषण वाला है उसे हम एंटीना ही कहते हैं। क्योंकि ये दोनों गलत हो गए, एक दूसरे में विपरीत दे दिया। सेकंड में फर्स्ट का दे दिया और फर्स्ट का सेकंड में दे दिया। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर सेकंड हो जाएगा। ये देखो ये मैंने आपको पहले बता दिया कहाँ से इसका आंसर निकलेगा। देखो लाख में केरिया लेक का सेकंड वाला मिला दो इसमें। सेकंड वाला देखो सी में इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। फिर एरी सिल्क वाला देखो इसमें ये वाला 3 नंबर साम्या सिंथिया ऋषिनी, तो थर्ड वाला मिला दो ए में, थर्ड ये वाला इसी में। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसका आंसर एरी सिल्क है। ये साम्या सिंथिया ऋषिनी से प्राप्त होता है। मेगट चिकित्सा की हम बात करें तो ये 4th वाला ल्यूसिलिया सेरिकाटा लाख है केरिया लेका, और कैंथेरिडीन है ये लीटा वेसिकेटोरिया से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो आगे ये अब नॉर्मल जो सेकेंडरी ग्रोथ है उससे पूछ लिया कि असंगत द्वितीयक वर्दी किसमें पाई जाती है। देखो ये आपके एक बीजपत्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। ये कार्ड्रेशिना इनमें पाई जाती है असंगत वर्दी, द्वितीयक वर्दी, असंगत द्वितीयक वर्दी देखने को मिलती है। तो ड्रेशिना हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद में देखो शुक्राणु वाला, ये मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन आपके उसमें दिए थे, अच्छे से समझाया था आपको शुक्राणु की स्ट्रक्चर बना करके जो आपकी मैराथन क्लास हुई थी उसमें, कि शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में पाए जाते हैं, तो मध्य भाग में होते हैं। मैंने बताया था आगे वाले भाग में तो क्या होता है, आगे वाले भाग में एंजाइम भरे रहते हैं जिसे एक्रोसोम कहते हैं। इस बीच वाले भाग में क्या होता है, DNA RNA जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो होता है। और पीछे ये वाला जो भाग होता है इसमें पाया जाता है निबंधकरण, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आपस में व्यवस्थित रहते हैं। इसे ही मध्य खंड कहते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। 89 ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लो पूछ लिया। ये RPC में पहले भी पूछा गया है, नीट में ये पूछा जा चुका है और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको अच्छे से आपको समझाया था कि ETS जो होती है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में, इलेक्ट्रॉनों का अंतिम ग्राही कौन होता है, अंतिम ग्राही। जिसने मेरा जो लेक्चर देखा था उस समय उसमें आपने देखा भी होगा, ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से करवाया था। और इसका आंसर देखो ऑक्सीजन होता है जो अंतिम ग्राही होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो 92 नंबर का क्वेश्चन है, एक बहुप्रचलित दर्द निवारक एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी प्लेटलेट, एंटी पायरेटिक दवा कौन सी होती है। आजकल बहुत नाम फेमस है इसका। एस्प्रिन जो दवा होती है 10 सेकंड में आपका सिर दर्द गायब है, ऐसा कुछ ऐड भी आता है इसका टीवी के ऊपर। तो एस्प्रिन हो जाएगा ये। तो जो भी ये करंट से जुड़ा हुआ उसको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन 94 की बात करें तो DNA फर्स्ट को किस नाम से जानते हैं हम, DNA फर्स्ट को क्या कहते हैं। तो कॉर्नबर्ग ने इसकी खोज की थी, इस कारण इसे कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, लेवल का था आपके लिए। ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया आपकी विटामिन वाले टॉपिक से। निम्नलिखित में से कौन सा पायरिडोक्सिन विटामिन है, पायरिडोक्सिन। देखो B1 का तो क्या हो जाएगा राइबोफ्लेविन, B1 का थाइमिन हो जाएगा, B2 का राइबोफ्लेविन और B12 का साइनोकोबालेमाइन, और जो 4 में दे रखा B6 का नाम हो जाएगा पायरिडोक्सिन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये।
इसके बाद में देखो यहाँ पर, ये देखो 100 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, केंचुए की मांसल पेशणी भित्ति बनी होती है। जो गिजार्ड होती है जो अर्थ में, वो किससे बनी होती है? देखो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके यहाँ पर मिल रहे हैं। देखो उसमें लंबवत पेशियां भी पाई जाती है और वर्ताकार पेशियां भी पाई जाती है। या तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा या फिर यहाँ पे बोनस मिल सकता है, क्योंकि उसमें लंबवत लॉन्गिट्यूडन मसल्स फाइबर्स भी मिलते हैं और वर्ताकार पेशीय फाइबर्स भी मिलते हैं। ये दोनों इसके राइट होते हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 102, पूर्ण रूप से विभेदित मर्दुत की कोशिकाओं से अंतरापुलीय इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोरक एदा निर्माण संभव होता है। तो किसके निर्माण से होता है? ये डी डिफरेंशिएशन से होता है, निर्विभेदन से होता है। ठीक था ये क्वेश्चन कुल मिलाकर के। और मैंने इसका जो लेक्चर है वो अच्छे से आपको समझाया। प्लांट टिश्यू वाला कंप्लीट टॉपिक मैंने अलग अलग पार्ट में आपको मेरे चैनल पे करवाया है। अगर आगे आप केवीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर जुड़े रहिए। और जो आपकी रीट का एग्जाम होना, उसके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं और वो टॉपिक वाइज सीरीज के माध्यम से लेकर के आने वाला हूँ इस चैनल पर। लगातार इस चैनल पर जुड़े रहिए। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 103 आता है, साइटोपंजर कोशिकीय कंकाल में होता है। कोशिकीय कंकाल में देखो मुख्य रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस ऑप्शन में नहीं दे रखे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स हो जाएगा, सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतु। ये देखो 109 का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा विकल्प है जो दीर्घ प्रदीप्तकाली है, यानी लॉन्ग डे प्लांट, एलडीपी प्लांट यहाँ पर पूछा है। एलडीपी प्लांट के एग्जाम्पल पूछे। देखो जो सर्दियों में सामान्यतः हम फसल बोते हैं वो सभी क्या होती हैं? एलडीपी प्लांट होती हैं। देखो मटर, जो गेहूं, ये सभी क्या है? एलडीपी प्लांट है यहाँ पर। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 110, ये देखो आपके फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक से पूछा गया, क्रिसुलेशन CAM, क्रिसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रिसुलेशन अम्ल उपापचय में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का अपचयन मेलेट में किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का अपचयन है वो मेलेट में किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है? देखो अपचयन होता है, अपचयन का मतलब डीहाइड्रोजनेज तो पक्का आएगा, और डीहाइड्रोजनेज और किसी में नहीं है, तो ये आपका मेलेट डीहाइड्रोजनेज हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये लेवल का था। इसके बाद में देखो 111 नंबर का बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, और ये मैंने आपको करवाया भी है। आपका जो एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट करवाया था मैंने, जो मैराथन क्लास हुई थी उसमें अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझाया था। इसकी खोज किसने की थी, और जो आपका भ्रूण कोष है एम्ब्रियो शेक का डायग्राम बना करके आपको मैंने अच्छे से समझाया था। आवर्त बीजों में एक नर युग्मक का 2 ध्रुवीय केंद्रकों से संलयन कहलाता, यानी एक नर युग्मक है और 2 ध्रुवीय केंद्र, देखो N, ये देखो N, N और N, ये तीनों आपस में संयोग करते हैं और ये 3N हो जाता है, फिर भ्रूण पोष बनता है। तो त्रिक संलयन हो जाएगा या त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। कईयों ने द्विव निषेचन करके आगे, देखो द्विव निषेचन तब होता है जब फर्स्ट वाला जो निषेचन होता है वो भी इसमें ऐड होता, कि पहला नर युग्मक और अंड से संयोजन करके क्या बनाता है? जायगोट बनाता है, और फिर दूसरा नर युग्मक है वो ध्रुवीय केंद्रकों से जुड़ करके क्या बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है। ये क्रिया क्या कहलाती? तब द्विनिषेचन होता। लेकिन यहाँ पर एक ही दे रखे कि नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्रक त्रिसंलयन हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद में देखो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 120 बहुत इजी क्वेश्चन था। भारत का वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में, उत्तराखंड में, देहरादून उत्तराखंड में है। ये थोड़ा सा अंदर से पूछा गया क्वेश्चन था, क्योंकि हमारे केंचुआ टॉपिक है सिलेबस में। फेरेटिमा पोस्टुमा यानी केंचुआ की रक्त ग्रंथियां किन खंडों में पाई जाती है? तो बहुत सारे खंड होते हैं, उन खंडों में कौन से खंड है जिनमें ब्लड ग्लैंड्स मिलती है, रक्त ग्रंथियां पाई जाती है? तो चौथा, पांचवा, छठा, इन तीनों खंड में रक्त ग्रंथियां पाई जाती है। और ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन था आपका, ये मैंने आपको पहले करवाया था उस मैराथन क्लास में, आपका पोल्यूशन वाला टॉपिक करवाया था, उसमें अच्छे से ये क्वेश्चन मैंने दिया था। उसमें आपको परसेंटेज भी अलग से बताया था कौन सी ज़्यादा होती है और कौन सी कम होती है। देखो CH4 होती है ग्रीन हाउस गैस, CO2 होती है, N2 होती है, लेकिन नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन जो होती है ये नहीं होती ग्रीन हाउस गैस, ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैस होती है। इसके अलावा CFC भी मैंने बताई थी, जलवाष्प भी मैंने आपको बताया था। ये कई क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ये मैं उठा के ऐसे नहीं पटक रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरी मैराथन क्लास जरूर देख लेना, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित नहीं होता है? प्लेसेंटा के द्वारा देखो ह्यूमन कोरियोगोनेडोट्रोपिक हार्मोन ये स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन हार्मोन, यहाँ पर मैंने एस्ट्रोजन नाम दिया था, उसमें
एस्ट्रोजन नाम दिया था वहाँ पर, जिस क्वेश्चन को मैंने वहाँ पे ऐड किया था उसमें, और पुट्टिका प्रेरक हार्मोन की जगह एलटी नाम दिया था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो एक ही बात है, देखो फॉलिकली स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग, दोनों ही पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये लेवल का था। 129 की बात करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक्कृत डीएनए की खंडों को एथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा अभिरंजित कर यूवी विकिरण में अवलोकन करने पर ये डीएनए खंड दिखाई देते हैं, यानी किस रंग के दिखाई देते हैं जब एथिडियम ब्रोमाइड से हम अभिरंजित करते हैं? तो गहरे नीले रंग के दिखाई देते हैं, डार्क ब्लू। ये आपकी फिर मेथड वाला क्वेश्चन आ गए, तो ये मैं आपको यहाँ पर नहीं करवाऊंगा, आप किसी अच्छे से जो साइकोलॉजिस्ट है जो करवाते हैं, क्योंकि जितनी आपको आती है उतनी मेरे को आती है मेथड, कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं मेरे को। तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से जो बायोलॉजी वाला पोर्शन वो अच्छे से समझाया है, अच्छे से करवाया है, और बहुत सारे क्वेश्चन मेरी जो मैराथन क्लास से उससे पढ़े हैं। तो इस चैनल पर आप बने रहिए, जो आगे आप तैयारी करें, जैसे केवीएस कर रहे हैं तो केवीएस की मैं एक टेस्ट सीरीज जो हमने स्टार्ट की है सेकंड ग्रेड और केवीएस की मिक्स जो लगातार चलती रहेगी। और रीट के लिए हमने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जिसमें फर्स्ट वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट पहले ही डाल चुका है, और सेकंड वाला जो टॉपिक है उसका फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया, जिसमें एनिमल टिश्यू को हमने कंप्लीट स्टडी कर ली है। और हम जो मैटर डालेंगे अभी जो रीट के लिए, वो आपकी 9th 10th 11th 12th इन क्लासों से पूरा मैटर तैयार किया गया, जो एनसीईआरटी की बुकों से तैयार किया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे आने वाले समय में आपको डेट मिल जाएगी, जो फर्स्ट पेपर है उसमें और अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट उसके लिए, आपका भविष्य मंगलमय हो। धन्यवाद।